दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद टॉपर में। और बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। मध्य प्रदेश में निकली हुई है बेरोजगारों के लिए एक नई आशा की किरण निकली हुई है मध्य प्रदेश में। आप देखिएगा, मध्य प्रदेश में जो जेल प्रहरी है उसकी वैकेंसी का नोटिफिकेशन जो है जारी कर दिया गया है। आप अपने ऑफिशियल स्क्रीन पर देख सकते हैं, ऑफिशियल जो वेबसाइट है उस पर देख सकते हैं। आप आपकी जो स्क्रीन है उस पर स्पष्ट आपको दिखाई दे रहा होगा आपको। ठीक है, इसमें आप देखिए, आपको एडवर्टाइजमेंट सबसे ऊपर जो दिख रहा है जेल प्रहरी, वो स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। हम इस नोटिफिकेशन पर क्लिक करके भी देखेंगे, सारी जानकारी देखेंगे। और ये कब का अपडेट है वो भी देख लीजिए आप स्क्रीन पे। ये देखिए 27 तारीख का अपडेट है, 11:33 का ये अपडेट है। ठीक है, तो ये ऑफिशियल अपडेट है, पूरी जानकारी आपको इसमें मिलेगी 27 तारीख के इस अपडेट में। नोटिफिकेशन में हम जैसे रूल बुक और नोटिफिकेशन को क्लिक करते हैं तो सबसे पहले रूल बुक को देख लेते हैं। रूल बुक में सारी जानकारी लिखी हुई है, वो भी हम इसमें देख लेंगे। ठीक है, तो आते हैं रूल बुक में। ठीक है, और यहाँ पे हम देखते हैं, जैसे ही हम रूल बुक खोलिए हम देखते हैं कि इसमें आपको जो है जो तारीखें हैं और वो कब से स्टार्ट होंगे, कब तक रहेंगे, वो सारी इसमें जानकारी लिखी हुई है। ठीक है, आवेदन पत्र भरने की तिथि लिखी हुई है, 27 तारीख से स्टार्ट हो जाएगी। और आवेदन को अंतिम भरने की तिथि भी लिखी हुई है, ये 10/8 तक रहेगी आपकी। 10/8 से ज़्यादा आप टाइम नहीं दिया जाएगा। केवल आपको जो है मान के चलिए कि 15 दिन ही आपको इसमें मिल रहे हैं, केवल 15 दिन मिलेंगे। और उसके बाद उसी के अंदर अंदर आपको अपना जो है फॉर्म को फिलअप करना है। और उसमें आप भी संशोधन जरूर करा सकते हैं 27 से प्रारंभ होकर के 15 तारीख तक। ठीक है ना, 10/8 तक। और संशोधन कराएंगे 15/8 तक। ठीक है ना, आवेदन केवल 10/8 तक रहेगा, संशोधन आपको 15 तक रहेगा। मेन इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, परीक्षा की दिनांक है, परीक्षा की दिनांक कोविड के अंतर्गत एकदम स्पष्ट तो नहीं लिखी हुई है, वैसे भी स्पष्ट लिखी भी नहीं जाती है। तो स्टार्टिंग डेट लिखी हुई है वो 3 नवंबर से लेकर के 10 नवंबर तक लिखी हुई है। ठीक है, 3 नवंबर से 10 नवंबर या नवंबर की मंथ में आपका जो एग्ज़ाम है वो हो जाएगा। ठीक है ना, और लगने वाली फ़ीस आपको बता दें 500 रुपीज़ है। जो जनरल कैंडिडेट है हमारे, उन जनरल कैंडिडेट के लिए इसमें 500 रुपीज़ लिखी हुई है। ST SC और OBC और निःशक्तजन जो भी कैंडिडेट है वो जो केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी है, उनके लिए 250 रुपये की इसमें फ़ीस लिखी हुई है। ठीक है, और साथ ही साथ अगर बात करें हम कि इसमें जो आपका पोर्टल का चार्ज वगैरह जो होगा वो 60 रुपये होगा। ये मान के चलिए 560 रुपये आपका लगेगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसमें कितनी और क्या क्या जानकारी है, क्या क्या इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो ये जो एग्ज़ाम की डेट के बाद और भी थोड़ा डिटेल में परीक्षा तारीखों में लिखा गया है कि ये 2 पालियों में रहेगा। 2 पाली एक सुबह से होगी 7 बजे से 8 बजे तक, जैसे कि व्यापम की स्टार्ट होती है 7 से 8 बजे तक आपको रिपोर्टिंग करनी होगी। और आपको स्टार्टिंग जो पेपर का होगा वो आपका होगा दरअसल 9 बजे से 12 बजे के बीच आपको जो है उत्तर अंकित करने का समय 3 घंटे का आपको एग्जाम का टाइम मिलेगा। ठीक है, 3 घंटे काफ़ी होते हैं, आप जानते ही हैं। 3 घंटे का समय इसमें दिया जाता है। द्वितीय पाली में भी आपको जो है 12 बजे से 1 बजे तक आपकी एंट्री का टाइम होगा। और आपको जो है 2 बजे से 5 तक आपको जो है सेकंड पाली रहेगी एग्ज़ाम फिलअप करने की। ठीक है, एग्ज़ाम फिलअप करने एग्ज़ाम को कंप्लीट करने की। साथ साथ आप बढ़ते हैं हम आगे नोटिफिकेशन में और भी क्या इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी हुई है उस पर चलते हैं। तो इसमें आपको जो एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता दें कि आपका आधार अगर अपडेट नहीं है तो आप आधार ज़रूर अपडेट करा लीजिएगा। ठीक है, बायोमेट्रिक जो है सत्यापन होगा तो उसमें दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए आपको। ठीक है, क्योंकि अगर वो आपका सही नहीं है तो फिर आप उसमें जो है कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं और इम्पोर्टेंट, ये सब जानकारी थोड़ी सी नॉर्मल है, आपको जल्दी जल्दी हम बता देते हैं पूरे नोटिफिकेशन में क्या कुछ इंपॉर्टेंट है। एक और इम्पोर्टेंट जानकारी जो कि आपको शायद अभी तक नहीं मिली होगी, सभी पदों के लिए अभ्यर्थी जो है मध्य प्रदेश का राज्य का जो रोजगार पंजीयन है उस रोजगार जीवित पंजीयन, उसका जो रोजगार जीवित पंजीयन है वो होना आपको बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना, तो अगर आपका मध्य प्रदेश रोजगार जीवित पंजीयन अभी तक आपने नहीं कराया है तो आप उसका रोजगार पंजीयन जरूर करा लें। मध्य प्रदेश राज्य का जो रोजगार कार्यालय वहाँ पे जो ऑनलाइन होता है वो आप सभी को जानकारी होगी, और नहीं है तो आप ज़रूर एक बार इसको चेक कर लें आप ऑनलाइन गूगल पे जा करके। ठीक है ना, MP रोजगार कार्यालय लिख दीजिएगा, आप वहाँ से हो जाएगा। आप बढ़ते हैं और नोटिफिकेशन में आगे जल्दी से, और उसमें क्या कुछ अपडेट इंपॉर्टेंट है जो कि एलिजिबल क्राइटेरिया है, नंबर ऑफ पोस्ट कितनी निकली हुई है, वो सब जानकारी इसमें हम आपको देखेंगे। और जल्दी से हम पहुँचते हैं हमारे नोटिफिकेशन में। ये पहुँच गए हम शैक्षणिक योग्यता पर। शैक्षणिक योग्यता में आपको लिखा हुआ है कि आपको केवल आपको शैक्षणिक योग्यता में 10th होना चाहिए। ठीक है ना, हाई स्कूल होनी चाहिए। यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है पहले पदों की जानकारी, और उसके पहले जो लिखी हुई जानकारी वो भी आपके लिए ज़रूरी है पढ़ना समझना, क्योंकि आपने शायद अभी तक पता ना हो। एक नोटिस आया था, पुरानी जो गवर्नमेंट थी उसके द्वारा लिखा गया था कि जो 12 दिसंबर 2019 का था, कि जो पहले वर्ष का जो आपका न्यूनतम वर्तमान होगा वो 70% होगा। ठीक है ना,
जो वेतनमान का 70% दिया जाएगा, दूसरे साल का आपको 80% दिया जाएगा और तीसरे साल में आपको 90% स्टाइपेंड पेड किया जाएगा। इस तरह से 3 बार आपको मतलब 3 बार के उसमें आपको वेतन में कटौती की जाएगी। 3 साल तक आपको जो वेतन है उसमें कटौती की जाएगी, उसके बाद ही आपको फुल पेमेंट जो है किया जाएगा। अब इसमें आप देखिएगा कि इसमें जो पदों की जो व्यवस्था है, पदों की जो संख्या है, उसको किस तरीके से जमाया गया है, किस में कितने पद हैं, ठीक है ना। तो जनरल टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है 226 लिखे हुए हैं, ठीक है। 226 मिले हैं जब सीधी भर्ती से भराएंगे। बाकी जो स्पेस और उसके नीचे जो लिखे हुए हैं वो भी बताऊंगा मैं आपको, इन पे ही कैंडिडेट आप भर पाएंगे। बाकी नीचे वाले बताऊंगा, जो नीचे लिखे हुए हैं वो संविदा वाले हैं। इसमें आपको जो जनरल के कैंडिडेट हैं वो आपको 73 मिलेंगे केवल, ठीक है ना। उसमें पुरुषों के लिए 33 हैं और महिलाओं के लिए 14 लिखे हैं, 14 लिखे हैं केवल। होमगार्ड भाई हमारे, उनके लिए अलग अलग बताए गए हैं 11 पद और क्या 11 पद बताए गए हैं और 5 पद बताए गए हैं। होमगार्ड की कट ऑफ बहुत कम जाती है, आपको पता है या नहीं है मैं बता दूं आपको। हमारा एक प्रीवियस वीडियो है, प्रीवियस वाला जेल प्रहरी पे ही, ठीक है ना, उसका आपको जो है लिंक जरूर मिल जाएगा। उसमें कट ऑफ का पूरी जरूर देखिएगा। आपको होमगार्ड वाले जितने कैंडिडेट है उसमें आप बता दूं मैं, आप 44 से 48 50 के आसपास लोगों के जो है कैटेगरी वाइज, विभिन्न प्रकार के कैटेगरीज में होमगार्ड वालों में बहुत कम पे हुआ है। और महिलाओं का तो स्पेशल मैं बोलूँगा, अगर वो हैं तो जरूर फॉर्म डालें, अगर होमगार्ड वाले हैं तो, ठीक है ना। जनरल नॉर्मल वाले भी डालेंगे, वो नॉर्मल वालों को तो पता ही होगा, उनका कट ऑफ भी अच्छा खासा जाता है। आपको नहीं पता हो तो जरूर देखिएगा, वो कट ऑफ वाला वीडियो हमारा पुराना पड़ा हुआ है। 78 से लेकर के 79 अलग अलग कैटेगरीज में, ठीक है, 80 तक गया हुआ है। 100 नंबर का एक पेपर होता है, ठीक है ना, वो जानकारी भी हम इसमें देखेंगे। वो नोटिफिकेशन में सब कुछ लिखी हुई है। पहले हम नंबर पोस्ट पर चर्चा कर रहे थे, देखा 73 है, EWS में 11 है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट अनुसूचित जाति में 36 है, ऐसे ही अनुसूचित जनजाति ST में 45 है और अन्य पिछड़ा वर्ग में 61 पद है, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा अगर आप देखें जनरल के बाद तो 61 पद OBC में दिए गए हैं, ठीक है ना। इसमें जो पुरुषों के लिए बने हैं वो 30 बने हुए हैं और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं पुरुषों के लिए 18-21 अलग अलग कैटेगरीज में लिखे हुए हैं ST SC और OBC में, ठीक है ना। और उसके बाद जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनका कोटा अलग ही लिखा हुआ है, भूतपूर्व सैनिकों के लिए अलग लिखा है, होमगार्ड के लिए अलग लिखा है। तो भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी इसमें कट ऑफ बिल्कुल कम जाती है, तो वो जो कैंडिडेट हैं वो भूतपूर्व सैनिक वाले हमारे, वो भी इसमें जरूर फॉर्म को फिलअप करें, ठीक है। इनका कट ऑफ काफ़ी कम जाता है। इस तरह से 226 पोस्टों का इसमें जिक्र किया गया है। और अब बढ़ते हैं हम, और भी क्या कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी है उसको देख लेते हैं, ठीक है। अब हम बोल रहे थे जिसका जो संविदा कर्मचारी है, जिस 20% आरक्षित किए गए हैं जिनके लिए पद, ठीक है ना। आपको पता होगा एक अभी नियम आया था जिसमें जो गवर्नमेंट थी उसमें 20% आरक्षण दिया था जो हमारे संविदा के कर्मचारी उन लोगों के लिए। तो उन लोगों के लिए टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की संख्या 57 है और उसमें जो बांटे गए हैं उसमें आपको देखें जनरल में टोटल 21 पोस्ट लिखे गए हैं। इसमें पुरुषों में 15 लिखे गए हैं, महिलाओं में से 6 लिखे गए हैं। ऐसे EWS में कुछ भी पोस्ट इसमें नहीं लिखे हैं, ठीक है। और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति में 9 है, 11 हैं और जो अन्य पिछड़ा वर्ग में है उसमें 15 है। तो अन्य पिछड़ा वर्ग में 15 है, जनरल में आपको 21 मिलेंगे और ST SC में 9-11 मिलेंगे, ठीक है। इस तरह से 56 पदों की संख्या इसमें लिखी गई है। और अगर जब ओपनली यानी जो मेल में देखें तो इस तरह से लिखे हैं और जो फीमेल में लिखे हैं तो 17 इसमें लिखे हुए हैं पूरे के पूरे, ठीक है। अच्छा, जो संविदा कर्मचारी कौन कौन से हैं, इनके लिए कौन कौन इसके लिए पात्र होंगे, तो वो आपको बता दूं मैं आपको इस नोटिफिकेशन के जरिए, जो कि इसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि, ठीक है। उससे पहले हम आपको थोड़ी सी वो जानकारी दे दें, संविदा कर्मचारी जो भी दिखी वो बता ही देंगे आपको, ठीक है ना। कितने वर्ष की आपकी योग्यता, कितने वर्ष की आपकी जो सेवा है वो पूरी होनी चाहिए वो बताएंगे। पर आपको न्यूनतम योग्यता के बारे में जरूर बता दें। न्यूनतम योग्यता केवल आपको जो है कम से कम हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण की हुई हो 10+2 मॉडल पे, यानी 10वीं उत्तीर्ण हो केवल आप, ठीक है। 10th लेवल आप पास किया हो, पुरानी वाली पद्धति से हो तो आप 11th हो, ठीक है ना। जो बहुत पुराने कैंडिडेट होते हैं, पुरानी पद्धति से चल रहे हो तो हाई सेकेंडरी, ठीक है। 10+2+2 वाला अभी फॉर्मेट चल रहा है तो अभी सभी के पास 10 तो इसके लिए मान्य होंगे। अगर हम शारीरिक योग्यता की बात करते हैं तो इसमें जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उनके लिए जो हाइट है वो 165 सेंटीमीटर बोली गई है और सीने की बात करें तो 83 सेंटीमीटर बोला गया। महिलाओं के लिए 158 सेंटीमीटर इसमें हाइट बोली गई, 158 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसमें यह भी लिखा हुआ है कि आपको दिखाई अच्छी तरह से दिखाना देना चाहिए, ठीक है ना। आंखों में अच्छे सामान्य रोशनी होनी चाहिए आपकी, कोई भी शारीरिक जो विकलांगता वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। नॉकनीस फ्लैट फुट वगैरह नहीं होने चाहिए, मेडिकली फिट आपको इसमें होना अनिवार्य है, ठीक है। और इसके अलावा और हम बढ़ लेते हैं इस नोटिफिकेशन में आगे की तरफ। तो इसमें आपको बोला था, जो मैंने होमगार्ड के बारे में बोला था, तो होमगार्ड वाले भाई कौन कौन से इसमें आवेदन कर पाएंगे, जिन मतलब उस लाभ ले पाएंगे, ठीक है, अपने
कैटेगरी का, ठीक है। तो उसमें बोला है कि आपको 3 साल की अवधि आपको कंप्लीट होनी चाहिए, काहे कि आपने नगर सैनिक के रूप में आवेदन करने की अंतिम तिथि तक आपको पद पर जो है 3 वर्ष की अवधि तक पूरा किया हुआ हो आपने, तो आप इसके जो है लाभ ले सकते हैं, ठीक है ना, 3 वर्ष की अवधि तक, ठीक है। तो ही नियुक्ति का पात्र होंगे, ठीक है ना, कोई भगोड़ा वगैरह आप घोषित वगैरह ना हो, ठीक है। और इसके अलावा हम बात कर लेते हैं आरक्षण संबंधी और भी जानकारी जो दी हुई है, जो जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। काफ़ी चर्चा विवाद में रही थी वो जानकारी, और वो सबसे ज़्यादा रही थी तो वो ओबीसी वालों के लिए रही थी कि कितना परसेंट रहेगा, तो उसको 14 से बढ़ा करके अब कितना कर दिया गया, इंक्रीज 27% कर दिया गया, और 27% के हिसाब से पदों की गणना भी करके दी गई है। और साथ ही साथ पहली बार 10% आरक्षण मध्य प्रदेश में किसी वैकेंसी में अब निकल के आ रहा है, शुरुआत हो रही है, ठीक है ना। इतना समय हो गया, आपको पता ही होगा ईडब्ल्यूएस लागू हुए लगभग 2 डेढ़ साल ही हो गए, पर कोई एमपी में वैकेंसी नहीं आई थी, तो उसका कोई लाभ ले नहीं पा रहा था। तो अब ईडब्ल्यूएस का जो लाभ शायद इस वैकेंसी में आपको अच्छी तरीके से देखने को मिला। पहला प्रयोग होगा उन कैंडिडेट के लिए जो हमारे जनरल के हैं, और जो जनरल वाले हैं जिनका ईडब्ल्यूएस बना हुआ है, ठीक है ना। अंतिम तिथि तक अभी नहीं बना हो तो आप अंतिम तिथि तक आप जो आपका सर्टिफिकेट है उस सर्टिफिकेट में आप कोने पे जो डेट डलती है वहाँ पर आप जो है अंतिम तिथि तक आपका अगर है उसके पहले तक, अंतिम तिथि के पहले तक, ठीक है, आपका बना हुआ है तो इसमें एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। आपको अंतिम जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसमें कोई भी दिक्कत नहीं पड़ेगी। और हम डाल लेते हैं इसमें और क्या जानकारी है। आरक्षण संबंधी थोड़ी जानकारी हम बता दी आपको, 33% आरक्षण जो भी था वो बता दिया महिलाओं के लिए किस तरीके से है, ठीक है। और साथ ही साथ इसमें आप जो है पदों की गणना के बारे में हम पहले कर ली बात। ये है वो उन कैंडिडेट के लिए जो संविदा वाली का हम बोल रहे थे, ठीक है ना। संविदा वाले कौन कौन से कैंडिडेट इसमें भाग ले सकते हैं, तो संविदा वाले कैंडिडेट की अगर बात कर लें तो इसमें आपको जो है इसमें बोला गया है स्पष्ट रूप से कि आप जो है नियमित रूप से किसी भी अधिकारी कर्मचारी में नियमित पदों पर नियुक्ति प्राप्त करने का अवसर हेतु निम्नलिखित दिशा निर्देश जारी किए गए थे। कौन कौन से दिशा निर्देश थे? 20% आरक्षण संविदा के रूप में दिया जाएगा, जो 2018 का 5 जून 2018 को जो बोला था, ठीक है ना, पुरानी वाली गवर्नमेंट में ऐसा बोला था, ठीक है। और एक बार आप सुविधा का लाभ ले लेते हैं फिर नियुक्ति प्राप्त करने के बाद पुनः इसका लाभ नहीं ले पाएंगे। यदि आपने कहीं और ले लिया है इसका लाभ तो फिर आप दूसरी बार इसका लाभ नहीं ले पाएंगे, ठीक है। और इसके बाद इसमें और क्या इंपॉर्टेंट है वो इसी संविदा की नियुक्ति से संबंधित हो जाए देख लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि जो भी संविदा वाले कैंडिडेट जिन्होंने 5 साल की अवधि, कितने साल की, सीधी भर्ती के रिक्त पदों की श्रेणी उसमें आवेदक न्यूनतम 5 वर्ष तक संविदा नियुक्ति पर रहा हो, ठीक है। 5 वर्ष की अवधि तक अगर आप किसी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हों तो आप फिर इस वैकेंसी के लिए पात्र हो पाएंगे, ठीक है ना, लाभ आप इसका ले पाएंगे। कुल मिला के ये मैं बोलना है इसमें चाह रहा हूँ, ठीक है। आपको इसमें स्पष्ट रूप से ये दिख रहा होगा, ठीक है ना। विभिन्न संविदा सेवक जो है कुल अवधि 5 वर्ष की होनी चाहिए। अगर विभिन्न श्रेणी में संविदा पर 5 वर्ष की अवधि की गणना पूर्ण होने पर उस श्रेणी में नियुक्ति के लिए आवेदन कर सकेगा 5 वर्ष की न्यूनतम जो श्रेणी का था वो, ठीक है। और इसके अलावा और इम्पोर्टेंट हम चलते हैं जो जनरल कैंडिडेट है हमारे सारे जो संविदा वगैरह की भर्ती में पहले से नहीं लगे हुए हैं उनके लिए बात करें तो नंबर ऑफ जो आपका जो एज का क्राइटेरिया है वो आपको कितना बनाया गया है, 18 से 33 बनाया गया, ठीक है। 18 से 33 आपको इसमें नंबर ऑफ क्राइटेरिया 18 से 33 में बोला गया है, ठीक। और इसके बाद जो कैंडिडेट जो हमारे कैंडिडेट जो शासकीय निगम निकाय और मंडल में काम करने वाले हैं, नगर सैनिक हैं, उनके लिए 38 बोला गया, सॉरी उनके लिए बोला गया 38, ठीक है। और इसी में संविदा कर्मचारियों को बिल्कुल भी उन पर लागू रहेगी, ठीक है, उन पर लागू रहेगी, ठीक है, ठीक है। न्यूनतम 18 और अधिकतम 38 बोला गया है, ठीक है। और बात करते हैं उसके अलावा और क्या कुछ इंपॉर्टेंट है इसमें आपको और जानकारी देख लेते हैं आप नोटिफिकेशन में और आगे ये लिखा हुआ पूरी जानकारी एक टेबल में बनाकर लिखी हुई है। टेबल के माध्यम से आप देख लीजिए, इसमें 33 वर्ष तक इसमें लिखा हुआ है और अधिकतम 38 तक आप हो सकती है। आयु की गणना रहेगी कब से? आयु की गणना कब से रहेगी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये वाला जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आयु की गणना जो होगी वो चालू वर्ष 1 जनवरी 2020 से रहेगी। बहुत अच्छी बात है, आप 1 जनवरी 2020 से कर रहे हैं गणना। अगर अभी की टोटल इससे होती है, लास्ट डेट से होती है, तो काफ़ी सारे कैंडिडेट्स में बाहर हो जाते हैं, पर 33 तक इसमें बोला गया लास्ट डेट का, ठीक है। और ये जानकारी आपको इसमें स्पष्ट दिख रही होगी टेबल में। और इसके अलावा जो हमारे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं सिलेबस के मुताबिक, तो सिलेबस 100 नंबर का मैं बता दूँ आपका, पेपर इसमें 100 नंबर का होता है, ठीक है। और 100 नंबर के पेपर के साथ साथ इसमें कौन कौन सी चीज़ें पूछी जाती हैं वो भी हम देख लेंगे। सारी जानकारी परीक्षा ये लिखी हुई सारी जानकारी परीक्षा से रिलेटेड,
ठीक है। तो ये इसमें आप देख सकते हैं कि आपको इसमें लिखा हुआ है कि आपको व्यावसायिक परीक्षा मंडल जो है पीईबी है वो लिखित परीक्षा कराएगा। 100 नंबर का पेपर होगा, आपको 2 घंटे का होगा केवल, ठीक है। एक ही पेपर होगा, उसके बाद फिर फिजिकल हो जाता है आपका, ठीक है। इसमें सामान्य ज्ञान आपको सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित रहेगा, सामान्य विज्ञान रहेगा, हाई स्कूल लेवल के लिए पूरा पेपर क्वेश्चन पेपर रहेगा। अच्छा खासा पेपर आता है, ठीक है। आप उसके लिए तैयार रहिए, ठीक है। आप पढ़ नहीं रहे हैं तो पढ़ना स्टार्ट कर दीजिएगा। और प्रतीक्षा सूची जो होगी वो किस तरीके से बनाई जाएगी और फिर इसके बाद क्या होगा, पहले चरण के पेपर के बाद आपको जो है ये सारी जानकारी जो है मंडल प्रोवाइड करा देगा, श्रेणी वाइज तैयार करके कौन को जेल मुख्यालय को उपलब्ध करा दी जाएगी, ठीक है ना। कैंडिडेट को प्राप्तांकों की जानकारी नहीं दी जाएगी, सेकंड स्टेज पर भी कोई जानकारी नहीं दी जाएगी। फर्स्ट स्टेज के बाद कितने क्यों ना बुलाए जाते हैं, अगर आपके पास आपके मन में यह कोई भी डाउट है तो उस डाउट को हम यहाँ पे क्लियर कर देते हैं कि प्रथम चरण के बाद प्रवीणता के आधार पर 10 गुना कैंडिडेट, ठीक है, इसको ध्यान से समझ लीजिए, 10 गुना कैंडिडेट रोल नंबर के क्रमानुसार द्वितीय श्रेणी में नापजोल और शारीरिक परीक्षण के लिए बुलाए जाते हैं, ठीक है ना। तो ये पॉइंट आपको इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद हम बढ़ते हैं नोटिफिकेशन में आगे की तरफ, और क्या कुछ इसमें इम्पोर्टेंट लिखा हुआ है जिसको आपको जानना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद शारीरिक परीक्षा पूरी हो जाने के बाद फिर से जो जानकारी पूछ जाती है पूरी जेल मुख्यालय फोन पहुंचा देता है पीईबी को, और फिर अंतिम रूप से वही प्रवीणता की जानकारी देती है, ठीक है। तो इसमें फिजिकल जो होता है उसमें कौन कौन सी चीज़ें बोली जाती हैं, कौन कौन सी चीज़ों का जो है आपको ज्ञान होना ज़रूरी है, ठीक है ना। तो आप बता दूं मैं आपको कि 800 मीटर का इसमें जो है दौड़ होती है, 2 मिनट 50 सेकंड इसमें बोले जाते हैं, ठीक है ना। अगर हम पुलिस की बात करें तो पुलिस कांस्टेबल में आपको 2 मिनट 45 सेकंड दिए जाते हैं, वहाँ से 5 सेकंड ज़्यादा ही मिलते हैं, ठीक है। उसमें 45 चलता है, 2:45। यहाँ आपको 2:50 दिया है, 5 सेकंड ज़्यादा ही दिया है। अगर महिलाओं की बात करते हैं 4 मिनट दिए गए हैं इसमें, भूतपूर्व सैनिकों के लिए 3 मिनट और 15 सेकंड दिए गए हैं। गोला फेंक अगर बात करें तो गोला फेंक में 20 फीट का रहता है, वजन होता है इसका लगभग 7 किलो 250 ग्राम के आसपास का, ठीक है। और इसको 20 फीट तक फेंकना पड़ता है। जनरल व्यक्ति जो भी हैं, पर महिला है तो 14 फीट ही फेंकना पड़ेगा, और वो भी 4 किलो का रहेगा, ठीक है। और भूतपूर्व सैनिकों को जो है हमारे 15 फीट फेंकना पड़ेगा, वो भी 7.5 लगभग 7 किलो 250 ग्राम का रहेगा उसका वजन। और दौड़ में क्वालिफाई जो व्यक्ति नहीं कर पाएगा, गोला फेंक जो है उसमें वो बिल्कुल भाग जो है वो नहीं ले पाएगा। इसमें ये जानकारी इसमें लिखी हुई है। और साथ ही साथ इसकी पूरी की पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग होगी। अगर आप इसमें संतुष्ट नहीं है तो आप चयन समिति को वहीं तत्काल अपील कर सकते हैं, तुरंत तत्काल, ठीक है ना, ताकि आप इसका वीडियो कवरेज जो है देख सकें, ठीक है। उम्मीदवार को दूसरा अवसर बिल्कुल भी नहीं दिया जाएगा कोई भी स्थिति में, ठीक है। और इसके बाद इसकी चिकित्सा प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा, ठीक है। स्वास्थ्य या किसी संबंधित आधार पर कोई भी छूट नहीं दी जाएगी, कोई चिकित्सा प्रमाण पत्र इसमें जो स्वीकार नहीं किया जाएगा कि आप बोल दें कि हम फलाने कारणों से इसको ठीक से नहीं कर पाए हैं, ठीक है। पारस्परिक वरीयता की बात करें तो आयु आधारित जो वरिष्ठ होंगे उनको ये जानकारी, जो आपसी सहवरिष्ठ होंगे, यानी कि जो प्रवीणता सूची में मेरिट निकाली जाएगी, जो आयु में वरिष्ठ है, अभ्यर्थी है, जो हाई एज वाला है, उसको जो है बराबर नंबर आने पर उसको नियुक्ति दी जाएगी, ठीक है। नियुक्ति के बारे में जानकारी दी गई, चरित्र सत्यापन आपका होगा, आपका पूरी जानकारी इसमें लिखी हुई है। या पूरा पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड जरूर करा दूंगा, पूरी जानकारी पीडीएफ के माध्यम से आपको मिल जाएगी, ठीक है। और सत्यापन के लिए आपको 12 नंबर फॉर्म इसमें स्पष्ट रूप से भरना पड़ेगा, उसमें कोई भी आपको जानकारी छुपाना नहीं है, ये भी लिखा हुआ है। दस्तावेज 10th 12th के आपको जाति सर्टिफिकेट वगैरह सब रेडी रखना है। रेल किराया वगैरह यात्रा का आपको शारीरिक योग्यता में जो भी हमारे जो आरक्षित हैं कैंडिडेट उन लोगों को मिलता ही है, ठीक है। और साथ ही साथ एक और जानकारी जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, इस सिलेबस में सारी जानकारी हमने बताई थी आपको। जो हमारे जो दृष्टिबाधित हैं उन लोगों के लिए भी दृष्टिबाधित का लिखा हुआ है पर इसमें है नहीं, एक इम्पॉर्टेंट चीज़, हाँ ये वाली कि ये वाला जो है वस्तुनिष्ठ पेपर आपको 1 नंबर देगा, हर क्वेश्चन में 1 नंबर दिए जाएंगे आपको। ऋणात्मक मूल्यांकन बिल्कुल भी नहीं है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऋणात्मक मूल्यांकन जो है वो इसमें नहीं होगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझ लें अच्छे से। तो नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं होती है पीईबी के एग्जाम में। और कौन कौन सी इसमें जानकारी है वो भी देख लीजिए आप, जो आपके लिए ज़रूरी है। इसमें नॉर्मलाइजेशन होता है, नॉर्मलाइजेशन इस माध्यम से और इस नियम से होता है आपका, ठीक है। मतलब ये जो फार्मूला है आपको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए, हालांकि कैंडिडेट इसको समझ नहीं पाते हैं। बाकी ये ऐसा फार्मूला है जिससे आपको आपकी शिफ्ट अगर कठिन रहती है, लगभग आप कह सकते हैं अगर हार्ड शिफ्ट में आपका पड़ जाता है और आपके हार्ड शिफ्ट में आप 70 भी ले जाते हैं तो वो 70 आपके लगभग, ये मान के चलिए 80 के लगभग पहुँच जाते हैं या 75 के आसपास पहुँच जाते हैं। और अगर आपको मान लो कोई ईजी शिफ्ट है, ठीक है, और ईजी शिफ्ट में भी अगर आप जो है क्या करते हैं, अगर आप ईजी शिफ्ट में मान लीजिए 78 ले आते हैं तो वो नॉर्मलाइजेशन ऐसा एक इफेक्ट बना देता है कि आपको 78 जो है वो लगभग 72 बना देते हैं, ठीक है। ये बताया गया इस फार्मूले में कि MGT क्या है, MGGQ क्या है, ठीक है। आपके खुद के वाले मार्क्स
निकालना है तो आपके खुद के मार्क्स और ऑल सारे के सारे जो भी सेशंस हैं उनके 0.1% निकाल जाएंगे टॉप के कैंडिडेट के, और स्टैंडर्ड डेविएशन में निकाला जाएगा सारे के सेशंस का, आपकी खुद के सेशन का भी निकाला जाएगा। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब मानक विचलन होता है, हिंदी में आपको पता होना चाहिए। तो इस तरीके से पूरा निकाल के और फिर पूरा फार्मूला फिट करके, ठीक है ना, आपके पास अगर आंकड़े हो तो आप खुद भी निकाल सकते हो, पर आप मन से कर सकते हो आंकड़े, क्योंकि आपके पास होते नहीं है। ठीक है, कितने कैंडिडेट बैठे हैं, सारे हर एक व्यक्ति का आपके साथ एक रेशो जैसा निकाला जाता है, बस कुछ नहीं। और इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, आपको फिर आखिरी में परिणाम दिया जाता है, पीवी के माध्यम से आपको मिल जाता है। और कुछ जानकारी, फ़ोटो आपको ध्यान रखना है कि आपको नवीनतम खिंचवाना है। ठीक है, नाम और डेट वाली फ़ोटो खिंचती है इसमें। ठीक है, और साथ ही साथ कोई भी इंपॉर्टेंट जानकारी रहेगी तो आप स्टडी विद टॉपर यूट्यूब चैनल है आपका अपना, वो उससे जो है सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को अवश्य दबा लें, ताकि आपको जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन है वो पूरी की पूरी जानकारी के साथ मिल जाए और कोई भी जानकारी आपसे अनभिज्ञ ना रहे। ये सारा का कॉलम आपको दिख रहा होगा, आखिरी में इन्होंने दिया रखा है, ये आप समझ लीजिए। यहाँ पे ये पूरा आपको जो है परीक्षा की डेट आपको 30 नवंबर के महीने में आपको देखने को इसमें परीक्षा जो है पहले भी बोल के रखा था शेड्यूल में, तो उसकी डेट भी अब डल गई है, पूरा पूरा नोटिफिकेशन आ गया है। और जो आपका एग्ज़ाम सेंटर है वो कौन सी जगह होगा वो भी इसमें लिखा हुआ है। एग्ज़ाम सेंटर भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, नीमच, गुना, खंडवा, सतना, सागर, मंदसौर, रतलाम, दमोह, सीधी, छिंदवाड़ा और बालाघाट, जैसे सारी की सारी जानकारी इसमें नोटिफिकेशन के द्वारा दे दी गई है। ठीक है, बायोमेट्रिक आपका होगा, वो सब जानकारी इसमें लिखी हुई है। तो सारी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और ये जानकारी आप दूसरों तक पहुंचाएं इसको। ठीक है, और आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, स्टडी विद टॉपर है, आप जो बेल आइकॉन है उसको जरूर दबा लें। ठीक है, और साथ ही साथ शेयर भी अवश्य करें। ठीक है, और अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक भी अवश्य कर दें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।